हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को इस थिंक को लेकर कि हार नहीं मानेंगे, हौसले इतने बड़े हैं कि बड़े बड़ों को हरा देंगे और थोड़ा सा इंतज़ार तो करो, सर से पांव तक आपको पूरा हिला देंगे। ठीक है, तो इस थिंक को लेकर आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आप कभी किसी से कम नहीं हो। ठीक है, आप हमेशा सबसे बेहतर हो। बस हमेशा आपको इतना करना है कि आप उनसे आगे बढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके रखो। ठीक है, तो आप सबको जो है दिखा दोगे कि आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है, तो इस थिंक को लेकर आज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो सेशन को। तो आज का वीडियो सेशन होने वाला है हमारा पैकिंग इफिशियंसी, मीन्स संकुलन दक्षता, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन दक्षता और संकुलन प्रभाज क्या होता है। तो जैसे कि आपको मैं एक पात्र देता हूं या एक बर्तन दे देता हूं खोखला। अब इस बर्तन में मैं आपको कुछ बॉल दे दूं भरने के लिए और आपसे कहूं इसको बॉल को भरो। ठीक, तो आपने भरना शुरू कर दिया। तो आप क्रमबद्ध अगर पैटर्न पर इनको रखना शुरू करोगे बॉल को, तो कुछ इस तरीके से आपने इनको भर दिया। ठीक है ना। तो मैंने अगर आपको यहाँ पर इस पात्र में या इस बर्तन में 9 बॉल्स भरने के लिए दी हों जैसे, तो आपने 9 बॉल्स को भर दी। 9 बॉल्स भरने के बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पूरे पात्र के वॉल्यूम को कवर कर लिया है? नहीं। ठीक है, हमने इस वॉल्यूम में से इतने भाग गोले जितने में दिख रहे हैं उसको तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन आप देख रहे हो ये भाग, इसका ये भाग, ये सब कैसे हैं? रिक्त दिख रहे हैं ना आपको। ठीक, तो अगर हम कहें कि इस पूरे पात्र का आयतन 100% है, तो क्या इस पूरे आयतन में ये गोले या बॉल, क्या उसका 100% भाग जो है ग्रहण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जितना ग्रहण कर रहे हैं उसी को उसकी कहेंगे संकुलन दक्षता या संकुलन प्रभाज। अब संकुलन दक्षता और संकुलन प्रभाज में थोड़ा सा अंतर होता है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ में आ गई बात कि किसी पात्र में या किसी क्रिस्टलीय संरचना में जो हमारे घटक कण होते हैं, तो वो घटक कण जब उस एकक सेल में अपने स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, तो ग्रहण करने के बाद उस पात्र का जो कुल या उस क्रिस्टल का जो कुल आयतन होगा, तो उसमें से उन्होंने जितना स्थान घेरा वह आयतन ही उसका क्या कहलाता है? उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। मीन्स किसी क्रिस्टलीय संरचना के एकक सेल का कुल जो उपलब्ध आयतन होता है या उपलब्ध स्थान होता है, उसमें से जालक बिंदुओं के द्वारा घेरा गया अंश या भाग उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक, अब जब संकुलन दक्षता की बात हो, तो जब उस घेरे गए आयतन को हम प्रतिशत में लिखते हैं, जब उसको प्रतिशत में लिखते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक, और जब प्रतिशत में नहीं लिखते तो वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो संकुलन दक्षता हमारा जो है किसी क्रिस्टलीय जालक में जो गोले होते हैं या कहें हमारे परमाणु होते हैं, उनके द्वारा घेरा गया स्थान का उपलब्ध भाग होता है। तो अगर हमको किसी जालक बिंदु की अगर स्थान ज्ञात करनी है, अर्थात ये पता करना है कि वो कितना स्थान उसका ग्रहण करता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो संकुलन दक्षता निर्धारित करने के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक, उसके बेसिस पर हम उसके संकुलन दक्षता को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पेपर पर बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने घनी सेल पढ़ा हुआ है कि घनी एकक सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मेनली सरल बेस और सरल एकक सेल, घनी एकक सेल, काय केंद्रित घनी एकक सेल और फलक केंद्रित घनी एकक सेल। तो सरल घनी एकक सेल में से जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे जालक बिंदु कहाँ पर होते हैं? केवल कॉर्नर साइड पर होते हैं। ठीक है, अब इन कॉर्नर साइड में से जो जालक बिंदु हमारे उपस्थित हैं,
तो इनके द्वारा जो घेरा गया कुल भाग होगा वो क्या कहलाएगा, उसका संकुलन दक्षता कह दें अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो, और यदि प्रतिशत में नहीं लिख रहे हैं तो उसको हम संकुलन जो है प्रभाज्य या पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है, कि उसकी वैल्यू हम बता सकें, ठीक है। तो वैसे तो एससीसी के लिए पैकिंग इफ़िशियंसी जो हमारी होती है वो 52% होती है, लेकिन अगर हमसे ये पेपर पर पूछता है कि इसको कैलकुलेट करके दिखाइए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमारा जो फार्मूला है आप उसको देखो। हमारा संकुलन दक्षता या पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ले लें पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो वी ऑक्यूपाइड बटे वी सेल के बराबर होता है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है उस क्रिस्टल संरचना में गोलों के द्वारा या घटक परमाणुओं के द्वारा घेरे गए स्थान और बटे उस जालक के या यूनिट सेल के कुल आयतन के अनुपात के बराबर होता है। अब वी ऑक्यूपाइड जो है हमारा उसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, मीन्स जो गोलों के द्वारा घेरा गया हमारा स्थान होगा वो कैसे ज्ञात करें। तो प्रत्येक गोले का जो आयतन होता है आपने पढ़ रखा होगा मैथमेटिकली, वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आर क्या होगी, आर इन परमाणुओं की, ठीक है, इन परमाणुओं की रेडियस होगी आर, ये हमारी क्या है रेडियस हो गई, पाई हमारा नियतांक हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम रख कर यहाँ पर अपना पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस याद रखना है कि हम किसके लिए निकालना है, एससीसी के लिए कि बीसीसी के लिए कि एफसीसी के लिए, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल, अब वी ऑक्यूपाइड हमें पता चल गया हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं, एससीसी के लिए। तो एससीसी के लिए जो यूनिट सेल की प्रति परमाणुओं की संख्या होती है मीन्स जेड, वो कितनी रहती है हमारी 1 रहती है, ठीक। ये आपको पहले मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। तो हम यहाँ पर पूरा एक फार्मूला लिख लेते हैं, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वी क्यूब, सॉरी वी सेल का हमने ले लिया वी। अब इसमें से जेड की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1, चूँकि सरल घनी एकक सेल में प्रति परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 1 होती है। जेड में वैल्यू रख दी 1, 4/3 पाई का मान रख दिया 22/7 और आर का मान, आर यहाँ पर जो है रखते हैं अभी, और उसके साथ साथ यहाँ वी क्या है, वी आयतन है। अब चूंकि पता है हमको कि जो हमारा घनी एकक सेल है सरल घनी एकक सेल, उसमें से उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसके लिए v की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तीनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम ले सकते हैं a क्यूब, तो यहाँ पर पाई आर क्यूब बटे a क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर एक संबंध आपको पढ़ाया गया था, a और मतलब कोर की लंबाई और त्रिज्या के मध्य, पीछे मैंने समझाया था। तो उस संबंध सूत्र के आधार पर a बराबर होता है 2r, ठीक। उस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा 4/3 गुणे 22/7 और पाई तो रख दी थी, फिर से लिख ली है यहाँ पर आर क्यूब बटे a की वैल्यू रखी 2r की क्या हो गई क्यूब हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे हल कर लेते हैं। तो पीएफ में से बच जाएगा पीएफ बराबर 4/3 22/7 और इसको क्यूब को ओपन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आर क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया और इंटू आर क्यूब आ जाएगा। आर क्यूब कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 2 और 2 से काटा तो आ गया 11। तो पीएफ बराबर 11 और नीचे कितना बचा 21, ठीक, 11/21।
अब इस पर भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं हमारी, तो पॉइंट में हमने दशमलव ली तो कितना हो गया 110, तो 20 पंचे 110, ठीक है 110 तो जाएगा 5 बचेगा, 20 पंचे 110, 5 कम 5 105 आया, तो 5 बचा, 5 में से दशमलव लगाई तो 2 बार चला जाएगा, तो 0.52, ठीक। ये क्या आ गई हमारी पैकिंग फ्रैक्शन। मैंने ये क्या निकाली अभी, पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपको पैकिंग इफ़िशियंसी निकालनी है तो क्या करोगे, तो पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने के लिए मैंने कहा था कि जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन होती है उसमें हम 100 का वहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि पैकिंग इफ़िशियंसी हम परसेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो 0.52 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, PE परसेंट बराबर मल्टीपल किया तो 52%, ठीक। ये आ गई हमारी पैकिंग इफ़िशियंसी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सरल घनी एकक सेल होगा तो उसके लिए जो पैकिंग इफ़िशियंसी है वो कितनी रहती है, 52% रहती है। और यदि पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है तो याद रखना 0.52 होता है, ठीक है। तो पेपर पर अगर ऑब्जेक्टिव पे आता है तो याद रखना है, और यदि डिस्क्रिप्टिव पे आ जाता है तो आपको पूरा डेरिवेट कर देना है, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं BCC का। तो BCC पे हम जानते हैं कि हमारा जो सरल घनी एकक सेल होता है उसके अंदर जब एक और जालक बिंदु अंदर आ जाता है तो वो किस में बदल जाता है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, काय केंद्रित घनी एकक सेल में। तो हम उसमें से उसकी संकुलन जो दक्षता है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका संकुलन प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेम टू सेम मेथड ही रहेगा हमारा। तो देखो अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पर BCC के लिए, ठीक। तो BCC के लिए हम जानते हैं कि Z हमारी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि A बराबर या A और R में क्या संबंध होता है, तो √3/4 इंटू A के, हमने एक ये संबंध याद रखना है, ठीक है। अब इनके बाद चालू करते हैं अपना पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल Z इंटू V ऑक्यूपाइड इंटू V सेल। तो PF बराबर Z की वैल्यू रख दी 2 और गोले के द्वारा घेरा गया आयतन जो है तो हो गया 4/3 पाई R क्यूब अपॉन, और V सेल का, यहाँ भी जो सेल का आयतन रहेगा वो कितना रहने वाला है, V बराबर वो भी A क्यूब ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी हमने ले ली A क्यूब। अब यहाँ पर R जो A की वैल्यू है उसको रख देते हैं। तो A के पदों में अगर इसको बदलें तो क्या हो जाएगा, A बराबर 4/√3 इंटू R के, ठीक। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो PF बराबर 2 गुणे 4 गुणे 22/7 इंटू R क्यूब, इस वैल्यू को यहाँ पर मैंने रखा तो 4 और √√3 R की क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस क्यूब को ओपन करें अगर हम तो PF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 22 गुणे R क्यूब गुणे 3 गुणे 7। अब देखो इसकी रूट खोलेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, और √3 की खोलेंगे तो क्या आएगा, 3√3, ठीक है। तो वो पलटकर ऊपर चला गया, 3 पद आएंगे, आप रखना चाहो तो ऐसे रख दो, √3 √3 √3, ठीक ना। तो इनमें से 2 का पेयर बन रहा है तो 3 √3 वही मैंने बोला था, तो गुणे R क्यूब कैंसिल, और 2 जोड़े 1 3 से कैंसिल, ठीक है। और 4 से हमने 64 को काटा तो 16 चौको 64, क्या बचा, तो हमारा वैल्यू बचा PF बराबर
2 से भी काट दो, 8 आ गया, 4 11 आ गया। ठीक, इतना नोट करते हैं। तो 11 और √3 का मान रख दिया 1.732 और नीचे क्या बचा था 7 × 4, ठीक है ना। तो इसका अगर हम मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 की 2, 11 3 33, 2 35 की 5, 3 11 7 70, 3 80, 0 8, 11 कम 11 और 11 8 19, 19.052 और नीचे आ गया 28। तो इसको हम डिवाइड करते हैं जब, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.68। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। अब पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने बोला था कि किससे पे निकालते हैं, परसेंटेज पर। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल 0.68 इंटू मल्टीपल कितना 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंट बराबर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 68%। ठीक है, ये रही हमारी, देखो किसके लिए, हमारा बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए ये रही हमारी पैकिंग एफिशिएंसी 68%। ठीक है, और यदि पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है तो 0.68 याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं फेस सेंटर्ड के लिए। क्लियर, बढ़ दो इसको। तो देखो, अब पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी जब एफसीसी के लिए लोगे तो वहाँ पर फिर से आपकी जो जेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। और वहाँ पर कोर की लंबाई और जो रेडियस होगी उस एटम की, तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम अभी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ए क्यूब के। तो अगर हम बात करें एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए, तो फेस सेंटर्ड में से जो जेट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जेट की वैल्यू होती है 4। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या जेड बराबर 4 होती है। और जो ए बराबर होता है, आर बराबर होता है हमारा फार्मूला, तो वो √2/4 इंटू ए की होता है। या इसी को हम परिवर्तित कर लें, ए के पद में कर लें अगर, तो ए बराबर आ जाएगा 4/√2 इंटू आर के। ठीक है, चूँकि हम ए के पद में रख सकते हैं या आर के पद में रख सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं। तो अगर हमको पैकिंग फ्रैक्शन फिर से निकालना हो एफसीसी के लिए कि कितना होता है, तो देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले जेड इंटू वी ऑक्यूपाइड अपॉन वी सेल के, तो पी एफ बराबर जेड की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और वी ऑक्यूपाइड गोले के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब के। और गोले का उस एकक सेल का जो आयतन कितना है वो वी था और उसकी वैल्यू हमने ले ली ए क्यूब के। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी एफ बराबर किसकी वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू रख दें या फिर आर की रख दें। ठीक है, तो 4/4 4 × 4 इंटू 22/7, ये पाई की वैल्यू आ गई, बटे 3 और क्या बचा इंटू आर क्यूब और ए क्यूब की वैल्यू तो ये रख देते हैं 4/√2 आर की क्यूब। ठीक, अब इसको ओपन करें तो पी एफ कितना आ जाएगा हमारा 4 × 4 × 22 × आर क्यूब। अब देखो √2 अपॉन पे था, उसकी क्यूब होगी और वो पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो 3 बार रूट ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, या 2√2 हम लिख सकते हैं इसी को। और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे 3 × 7 इंटू 4 चौको 16 चौको 64 और आर क्यूब, इतना बचा हमारे पास। तो आर क्यूब से आर क्यूब यहाँ भी कैंसिल हो गए, 16 चौको
64 और 4 चौको 16। ठीक, एक बार 4 से काटा तो 16 चौको 64 आ गया, 4 से फिर काट दिया, 4 चौको 16 आ गया। अब 4 बचा तो 4 को फिर से हम यहाँ काट सकते हैं। 2 जो है यहाँ बचा 2 से इसको काट दिया, बचा 11। ठीक है, अब जो दिख रहा है उसको आगे लिख लेते हैं। कैलकुलेशन मीन नहीं रखता है, आप किसी भी तरीके काटिए, मैं जैसे काटता हूँ वैसे काटिए, या फिर आपको पूरे का गुणा कराकर एकदम साथ ही में डिवाइड करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन 11 गुणे ऊपर बचा हमारा और एक √2, इसका मल्टीपल कर देंगे, 1.414 आ गया √2 की वैल्यू। ठीक है, और 3 21, नीचे बचा 21। तो PF करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 11 चौक 44 की 4 आ गया, 11 4 15, 1 हासिल, 11 चौक 44 और 1 45 की 5, 4 हासिल, 11 4 15, 15.554 आ गया हमारा भागे 21। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम इसको PF इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारी PF आ जाती है 0.74। ठीक, देखिए इसको भागे अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है 0.74। अब अगर हमें पैकिंग इफ़िशियंसी ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, बस कि 0.74 में इंटू 100 कर देना है, तो बस हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 74%। ठीक, इस तरीके से हमको याद रखना है कि किस यूनिट सेल में से हमारी कितनी पैकिंग फ्रैक्शन होती है, कितनी पैकिंग इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो 52 हमारी जो है 52% उसके लिए होती है, SCC के लिए 68% हमारी जो है BCC प्रकार की यूनिट सेल की होती है, और FCC की 74% होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रखना है आपको, और उसके साथ साथ जो है अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछता है डेरिवेट करने के लिए तो आप इस तरीके से उसको डेरिवेट कर दोगे। ठीक है।